नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समतलीय आकृतियां प्लेन फिगर के बारे में। हमने कल से क्लास को शुरू किया है। तो प्लेन फिगर के बारे में हमने कल तक क्या क्या पढ़ लिया था। कल मैंने आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था और त्रिभुज में भी कोणों के आधार पर वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया दिया था। और त्रिभुज की समरूपता भी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। तो यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो आप पहले कल की क्लास देख लें और इसके बाद आज की क्लास देखें, क्योंकि कल जो पढ़ाया था वो आज मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा और आज मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा। तो क्लास को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि अभी थोड़ा बारिश का समय चल रहा है, तो कभी कभार लाइटें नहीं रहने की वजह से क्लास अपलोड होने में देरी लग सकती है। तो देर रात तक ज़रूर क्लास अपलोड हो जाएगी, तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि कभी कभार लाइटें नहीं होती है तो क्या होता है, नेट नहीं मिल पाता है, तो क्लास अपलोड होने में देरी लग जाती है। तो रात 10 बजे तक क्लास अपलोड हो जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी ये कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी क्लास को अपलोड करूँ, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से देरी हो सकती है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और कंटिन्यू रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कल मैंने आपको समरूपता के बारे में पढ़ा दिया था। आज मैं आपको सर्वांग समता के बारे में पढ़ाऊंगा और त्रिभुज के केंद्र, जैसे अंत केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है और माध्यिका क्या होता है, तो ये हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये बेसिक क्लास है और फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आपने बेसिक को अच्छे से समझ नहीं रखा है तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आप बेसिक की क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक समझे। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे परिभाषा तो नहीं लिखवा रहा हूँ, तो परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं लिखनी है। ओनली फॉर ये दिमाग में रखनी है कि इसकी ये परिभाषा होती है ऑब्वियसली। अब आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसको हम 3 प्रकार से निकालते हैं, 3 या 4 प्रकार से निकालते हैं। तो हम देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, भुजा 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 नियम और समकोण कर्ण भुजा नियम, इन चारों नियम को हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, आप हेडिंग डाल दीजिए, नोट करके लिख लेना, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। कल मैंने आपको त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण और कोणों के आधार पर वर्गीकरण और उसकी समरूपता के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। और समरूपता को कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। आज हम सर्वांग समता को कैसे प्रदर्शित करते हैं इस बात की चर्चा करेंगे। देखो, सर्वांग समता को हम प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांग समता को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो तो हम इसको इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। समरूपता को किस साइन से प्रदर्शित करते हैं? तो समरूपता को हम इस साइन से प्रदर्शित करते थे। तो ये तो किसका साइन है? समरूपता का। और ये किसका साइन है? तो सर्वांग समता का। ये समझ में आ गया? सर्वांग समता को किससे प्रदर्शित करते हैं और समरूपता को किससे प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। पहला नियम लिखिए, भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम लिखिए। भुजा कोण भुजा नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड रूल्स, ये बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम क्या होते हैं, सर्वांग सम कब होते हैं, सर्वांग समता की क्या परिभाषा होती है। तो सर्वांग समता हम किसे कहते हैं? तो यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं कोणों के समान हो तो उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। परिभाषा तो आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको परिभाषा देखनी है तो रीड शॉर्ट्स नोट यू करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाके सारी परिभाषाएं देख ले। मैंने अभी तक लगभग 150 कुछ परिभाषाएं अपलोड कर ली गई है।
तो आपको यदि सभी परिभाषाएं देखनी है तो रीड शॉर्ट्स नोट्स की प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे आप सारी परिभाषाएं देख लीजिए। यहाँ पे मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, हम यहाँ पे केवल काम की चर्चा करेंगे, बिना काम की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, आपको सीधा टारगेट पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा टारगेट पे फोकस करूँगा, आपको क्या पूछा जाता है वो केवल बताऊँगा और आपको यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है, सर्वांग समता की क्या परिभाषा होती है, तो एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं कोणों के समान हो तो उसे हम सर्वांग समता कहेंगे। और यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है, तो भुजा कोण भुजा नियम में हम त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मैं आकृति बना लेता हूँ, ये एक त्रिभुज है, ये देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन गया और यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन गया। ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ABC ये नाम दे दिया, PQR ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा। भुजा कौन सी संगत भुजा है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और यहाँ पे ये कोण और ये आपस में बराबर हो गए और ये भुजा देखो इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये रही, और इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये रही। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ पे ए भी भुजा किसके बराबर होगी, PQ के बराबर होगी। और कोण कौन सा, कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। और तीसरी भुजा कौन सी, ये देखिए यहाँ पे AB भुजा इसकी संगत भुजा PQ ये आपस में बराबर होगी। कोण B कोण Q के बराबर होगा। ये संगत कोण, इसके संगत कोण ये रहा, इसकी संगत भुजा ये रही, इसकी संगत भुजा ये रही, तो कोण भुजा BC बराबर होगी QR के। ये भुजा कोण भुजा नियम कहलाता है। एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा ये उनकी संगत भुजा समान है, तब हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, ये हम कहेंगे। ये भुजा कोण भुजा नियम होता है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते, अब हम दूसरा नियम देखते हैं, कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम देखते हैं। अब आगे देखिए, हेडिंग डाल दीजिए दूसरा, कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम। इस बेसिक की क्लास को ध्यानपूर्वक समझना और अच्छे से समझना और क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तब ये बेसिक काम आएगा। क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है तब तक ऊपर इमारत मजबूत नहीं होगी। इसलिए पहले आप नींव मजबूत करें और फिर इमारत को मजबूत करिए। पहले यदि आपकी नींव ही मजबूत नहीं है और इमारत को मजबूत करने जाओगे तो इमारत मजबूत नहीं होगी और उल्टा गिर जाओगे। तो आप पहले ये बेसिक की क्लास को ध्यानपूर्वक समझें। कई स्टूडेंट सोचते हो कि सर ये हमारा कहाँ काम आ रहा है, लेकिन ये काम आएगा जब हम सवाल करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ काम आ रहा है। तो आप एक बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझें और इसके बाद हम सवाल करवाएंगे। और सवाल भी 10-20 नहीं 30 से 40 में सवाल करवाऊंगा प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड। तो देखते रहिए। कोण भुजा कोण नियम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको आकृति बना के समझा देता हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज ये रहा, आकृति टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो समझ लेना, वैसे आपको यहाँ पे समझना ही है। देखिए ये 2 त्रिभुज है, ये ABC और PQR
हम कोण भुजा कोण नियम पढ़ रहे, तो कोण भुजा कोण में ये कोण और इसके संगत कोण कौन सा है, ये कोण आपस में बराबर हो गए। इसको मैं θ1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं φ1 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, इसकी संगत भुजा ये, तो ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर होगी। और इस कोण के संगत कोण कौन सा है, ये कोण है, तो इसको मैं θ2 नाम दे देता हूँ और इसको मैं φ2 नाम दे देता हूँ। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो कौन कौन से भुजा और कौन कौन से कोण बराबर हो गए, तो देखिए यहाँ पे θ1 बराबर होगा φ1 से, φ1 के बराबर होगा। और भुजा कौन सी है, BC भुजा बराबर होगी QR के। और यहाँ पे यहाँ पे θ2 एंगल φ2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे θ2 बराबर है φ2। तो ये भुजा कोण भुजा नियम होगा, ये नहीं कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम में ये कोण भी बराबर है कोण Q के, कोण भी बराबर है कोण Q के। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि θ1 बराबर है φ1 के और θ2 बराबर है φ2 के, और ये BC भुजा बराबर है QR के। ये कोण भुजा कोण नियम हो गया। ये समझ में आ गया। ये यदि बराबर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। समझ में आ गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा का नियम ये कहता है कि भुजा 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 नियम, मतलब साइड 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 रूल्स। तीसरा नियम देखिए, तीसरे नियम को हम पीछे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा रूल्स क्या होता है, तो भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम, जिसे हम क्या कहते हैं कि साइड साइड साइड्स रूल, साइड 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 रूल्स, ये हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक त्रिभुज, ये देख लेना, ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये रहा, ये दूसरा त्रिभुज है। अब यहाँ पे भुजा 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 नियम हम पढ़ रहे हैं। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। ये सर्वांग सम कब होंगे, ये सर्वांग सम कब होंगे, जब संगत भुजाएं बराबर हो। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे AB भुजा किस भुजा के बराबर होगी, PQ के बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से BC भुजा किस भुजा के बराबर होगी, QR के बराबर होगी। और यहाँ पे AC भुजा किस भुजा के बराबर होगी, PR के बराबर होगी। तब ये त्रिभुज कैसा हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग समता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ये तीसरा रूल से समझ में आ गया। ये इसकी संगत भुजा ये रही और इसकी संगत भुजा ये रही और इसकी संगत भुजा ये रही। तो ये तीनों भुजा आपस में संगत भुजा समान हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे है, तो सर्वांग सम त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे है, तो सर्वांग सम त्रिभुज है। अब आगे देखिए, आगे हम समकोण कर्ण भुजा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम कौन सा है, चौथा नियम समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा को हम क्या बोलते हैं कि RHS रूल्स, RHS रूल्स ये हम कहते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा नियम में क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, और दूसरा ये एक त्रिभुज है। ये दूसरा त्रिभुज है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बराबर कब होंगे,
समकोण त्रिभुज ये सर्वांग त्रिभुज है, ऐसा हम कब कह पाएंगे? जब इसके एक तो कोण समकोण हो, मतलब दोनों के कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। इसमें कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? तो यहाँ पे ये तो लंब है, मैंने आपको कल बताया था कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। तो मैंने आपको कल बता दिया था, आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर लिया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है और वो तो सबसे लंबी भुजा होती है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार कहलाती है। तो ये आधार हो गया। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल, अब यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा, तो एक कोण तो कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और यहाँ पे आर। अब यहाँ पे कौन कौन सी भुजा बराबर है और कौन कौन सा कोण बराबर है? तो यहाँ पे देखिए, ये ए बी भुजा और यहाँ पे पी क्यू, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, बराबर है मतलब संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसकी संगत भुजा ये रही, इसकी संगत भुजा ये रही। तो कौन सी भुजा बराबर है? ए बी बराबर होगी पी क्यू के। और दूसरा कोण कौन सा? कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और यहाँ पे ए सी भुजा बराबर है पी आर के। ये देखिए, ए सी भुजा बराबर है पी आर के। अब ये त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या शर्त होती है? 3 शर्त होती है और तीनों शर्त मैंने आपको पढ़ा दी है। भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, भुजा 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 नियम और समकोण कर्ण भुजा नियम। अब यदि आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, तो यहाँ पे संगत भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आप संगत भुजाएं ज्ञात कर लोगे। और संगत भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैंने आपको चारों रूल्स पढ़ा दिए हैं। तो आपको यही याद रखना है, कोई फालतू की परिभाषा नहीं याद रखनी है। केवल इसके संगत भुजा ये रही और इसके संगत भुजा ये रही और इसके संगत कोण ये रहा। तो यहाँ पे कोण भुजा कोण नियम, कोण 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 नियम नहीं, भुजा 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 नियम और समकोण कर्ण भुजा नियम और कोण भुजा कोण नियम, ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? और समरूपता के बारे में मैं आपको कल पढ़ा ही चुका था। समरूपता के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? समरूपता के बारे में भी मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। कौन कौन से रूल थे वो? कोण 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम और भुजा 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 नियम। ये मैंने आपको कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। अब हम ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम त्रिभुज के केंद्रों की बात करते हैं। त्रिभुज के केंद्रों में हम पढ़ते हैं कि माध्यिका क्या होता है और या फिर परिकेंद्र क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आगे, देखिए कि पहले माध्यिका के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चल देते, चलो देखिए। देखिए हेडिंग डाल दीजिए माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? तो दो समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को विभाजित करती है माध्यिका की एक परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट परिभाषा हो जाएगी कि कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है, वह माध्यिका कहलाती है। 2 समान भागों में विभाजित एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज को 2 समान त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस रेखा को, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये चित्र समझिए, चित्र से समझिए। देखो माध्यिका क्या होती है? तो एक त्रिभुज को 2 समान त्रिभुजों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, वो लाइन होती है, वो माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका माध्यिका किसे कहते हैं वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? माध्यिका की करेक्ट परिभाषा यह हो सकती है कि त्रिभुजों के सम्मुख शीर्षों से त्रिभुजों के
शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए मध्य बिंदु को हम माध्यिका कहते हैं। ये हम कह सकते हैं। या फिर त्रिभुज के शीर्षों के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। देखो, परिभाषा से आपको कोई लेना देना नहीं है, परिभाषा उल्टी सीधी हो सकती है, आप अपने अनुसार परिभाषा बदल लेना। मेरे अनुसार तो परिभाषा यह हो जाएगी कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम माध्यिका कहते हैं। यह परिभाषा, करेक्ट परिभाषा यही मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका कौन सी है? यहाँ पे ये एक माध्यिका है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये ABC, ये एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे AD ये माध्यिका है। AD क्या है? यहाँ पे माध्यिका है। यहाँ पे क्या है? AD माध्यिका है। करेक्ट परिभाषा क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम माध्यिका कहते हैं। करेक्ट परिभाषा समझ में आ गई? अब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम माध्यिका कहते हैं। यहाँ पे ये शीर्ष से सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा ये रही, इसके सम्मुख भुजा ये रही, इसके सम्मुख भुजा ये रही, और इसके सम्मुख भुजा ये रही। तो मैं इसके सम्मुख भुजा पर भी मैं लंब खींच लूँ तो यहाँ पे ये एक और माध्यिका बन जाएगी। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ये माध्यिका बन जाएगी। मैं इस अलग पेन से दर्शाता हूँ। यहाँ पे ये एक और माध्यिका बन जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये एक और माध्यिका ये बन जाएगी। तो करेक्ट परिभाषा क्या है माध्यिका की? कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम माध्यिका कहते हैं। ये शीर्ष, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ये लंब डाला, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ये लंब डाला, और इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ये लंब डाला। तो ये क्या हो गया? माध्यिका हो गई। और माध्यिका जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ये माध्यिका यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है? ये बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो ये बिंदु क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये बिंदु केंद्रक हो गया। अब ये माध्यिका किसी भी त्रिभुज को ये हम ये बोल सकते हैं कि ये केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है। केंद्रक को हमेशा माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। ये एक माध्यिका होती है, वो केंद्रक से 2:1 में विभाजित केंद्रक, ये हम बोल सकते हैं कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 2:1 इसमें विभाजित करता है। ठीक इसी तरीके से ये है तो ये 2:1 में विभाजित करेगा, ये भी 2:1 में विभाजित करेगा। मतलब ये क्या हो गया? यदि समझिए, एक बार और समझिए, यहाँ पे यदि आपको ये दे दिया जाए, ये 4 सेमी है तो ये भुजा ये कितना हो जाएगा? इसको मैं नाम दे दूँ, ये बीच में O नाम दे देता हूँ। ये OD 4 सेमी है तो OA कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। OA कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये केंद्रक हमेशा माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। इस पॉइंट को याद रखिए, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ पे 2:1 में विभाजित करता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यदि OD भुजा 4 सेमी की है तो यहाँ पे OA भुजा कितने की हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। मतलब जस्ट 2 गुनी हो जाएगी। ये 4 सेमी की है तो ये 8 सेमी की हो जाएगी। यदि ये 2 सेमी की, यहाँ पे ये 4 सेमी की है तो ये कितने की हो जाएगी? 2 सेमी की हो जाएगी। यदि ये 3 सेमी की, यहाँ पे ये 3 सेमी की है तो ये कितनी हो जाएगी? 6 सेमी की हो जाएगी। जस्ट 2 गुनी। समझ में आ गया? ये एक माध्यिका है, यहाँ पे AD माध्यिका है, यहाँ पे AD माध्यिका है। यदि AD माध्यिका है तो AD में OA लिख लेता हूँ। यदि OA 4 सेमी की है तो OA, यदि OA यहाँ पे OD 4 सेमी की है तो OA कितना हो जाएगा? 8 सेमी का हो जाएगा। जस्ट 2 गुनी। ये समझ लेना, आप मैथ के स्टूडेंट्स हो या फिर आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे OD ये 4 सेमी की हो तो ये कितने की हो जाएगी? 8 सेमी की। जस्ट 2 गुनी, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2:1 है तो यहाँ पे ये 4 सेमी तो ये 8 सेमी। यदि ये 8, यहाँ पे ये 8 सेमी तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे ये 16 सेमी। ये हम कह सकते हैं, मैं आपको लिखवा लेता हूँ, जैसे या इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे AD तो माध्यिका है, जैसे OD
ओडी यदि 4 सेमी की है तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए यहाँ पे 8 सेमी की हो जाएगा। यदि यहाँ पे इसको मैं अलग यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ओ ई 2 सेमी की है तो यहाँ पे ओ भी कितनी हो जाएगी, ओ भी जस्ट इसकी दुगुनी 4 हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ओ एफ ये 2 4 हो गया, ये 3 सेमी की है तो यहाँ पे ओ सी कितना का हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो ये 6 सेमी की हो जाएगा। तो केंद्रक हमेशा माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करना है, केवल इतना आपको याद रखना है, केवल इतना आपको याद रखना है, बाकी सब बातें छोड़ो। तो समझ में आ गया। यदि ओडी 4 सेमी की है तो ये कितना का हो जाएगा, 8 सेमी की हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ओ ई 2 सेमी की है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जस्ट दुगुना, 4 का दुगुना 4 दूनी 8, 2 का दुगुना 2 दूनी 4, 3 का दुगुना 3 दूनी 6। समझ में आ गया। ये माध्यिका के बारे में चर्चा हमने कर ली, माध्यिका के साथ साथ हमने केंद्रक की भी चर्चा कर ली। अब हम देख लेते हैं परिकेंद्र किसे कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं, माध्यिका का हो गया, अब परिकेंद्र के बारे में बात करते हैं। परिकेंद्र किसे कहते हैं। परिकेंद्र क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इससे तो वैसे आपका लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता लेता हूँ कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्थकों को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है या फिर जो लाइन प्रतिच्छेद करती है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र किसे कहते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। करेक्ट परिभाषा बोल रहा हूं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब परिकेंद्र की परिभाषा से आपको नहीं लेना देना, आपको सीधा टारगेट पे फोकस करना। टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट यह है आपको समझाने का। मतलब परिकेंद्र का मतलब त्रिभुज के बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के बाहर की ओर बनेगा, और अंतकेंद्र में जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। हम टारगेट पे फोकस कर रहे हैं और आपको जो काम की बातें है वही मैं आपको बता रहा हूं। परिकेंद्र का मतलब त्रिभुज के बाहर की ओर सर्कल बनेगा, वृत्त जो बनेगा वो त्रिभुज के बाहर की ओर बनेगा, और अंतकेंद्र में वृत्त त्रिभुज के अंदर की तरफ बनता है। अंतकेंद्र में वृत्त त्रिभुज के अंदर की तरफ बनता है और परिकेंद्र में वृत्त त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा लेता हूं। जैसे थोड़ा लंबा चौड़ा बना लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ ABC, और त्रिभुज को ये मैंने ABC नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम शीर्षों से लंब खींचते हैं, तो शीर्षों से लंब खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा पे लंब खींचेंगे वो तो माध्यिका हो जाएगी। तो हम इससे के सम्मुख भुजा पर मैं लंब खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे इस ए शीर्ष के सम्मुख भुजा ये रही, और यहाँ पे C भुजा के सम्मुख भुजा ये रही, इस पर लंब खींचा, और B भुजा के सम्मुख भुजा AC पर मैं इस तरीके से ये लंब खींच लेता हूँ। ये तो हमने माध्यिका खींच ली, और यहाँ पे ये केंद्र हो गया। जब मैं केंद्र बिंदु, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे ये केंद्र हो जाएगा, जो यहाँ पे ये केंद्र, और केंद्र से मैं यदि प्रकार से मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल करूँ तो वो सर्कल इन शीर्षों को प्रतिच्छेद करता हुआ एक सर्कल बनता है। यहाँ पे मैं प्रकार रख के मैं इसको इधर घुमाऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बनेगा। यहाँ पे आकृति अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आपको समझना है। यहाँ पे ये समझिए, ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये शीर्ष से गुजरेगा इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये परिकेंद्र हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पे ये परिकेंद्र हो गया। अब यहाँ पे ये शीर्ष से यहाँ पे सम्मुख भुजा पर लंब खींचे गए तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ वो समझिए। अब यहाँ पे ये तो मोटी मोटी बातें थी, ये तो ज़्यादा कोई यह तो वैसे एग्जाम में सवाल में दी हुई होती है, इस तरीके से सवाल में दिया हुआ होता है। आपको तो एंगल ज्ञात करना है, और एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको एग्जाम में क्या पूछा होगा और क्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा।
क्या दिया हुआ होगा और क्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो वो देखिए, यदि आपको ये हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ये इसको मैं नाम दे देता हूँ अलग अलग, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये ओ नाम दे देता हूँ और आपको एंगल ज्ञात करना है। या तो ये एंगल आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा और ये एंगल दिया हुआ होगा आपको ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल आपको दिया हुआ होगा, या फिर ये एंगल इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये एंगल, और फिर या फिर ये ए ओ बी, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, कोण ए ओ बी, ए ओ बी के जस्ट सामने, ए ओ बी जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है, सी है, तो सी है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। तो ए सी बी, ए सी बी ये हो गया। तो मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ, मैं ये इस तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि यदि आपको ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है और आपको ये कोण दे रखा होगा, तब ये कितना हो जाएगा, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपको ये कोण आपको दे रखा है या फिर ये दे रखा है, या आपको ये कोण दे रखा है और ये ज्ञात करना है, या फिर ये कोण ज्ञात करना है और ये ज्ञात दे रखा हो, तब आप कैसे ज्ञात करोगे। जैसे इस तरीके से आपको कोई भी दे रखा हो, तब ये आपस में ये कितना हो जाएगा, जैसे ए ओ बी, ए ओ बी ये हमें दे रखा हो या फिर ये हमें ज्ञात करना हो, तो ये इसका 2 गुना होता है, तो ये 2 गुना होगा। मैं सही समझा रहा हूँ। जैसे ए ओ बी, ए ओ बी ये हमें ज्ञात करना है, और ए सी बी, ए सी बी तो और ये हमें दिए रखा होगा। जैसे ए ओ बी यदि मैं 40 मान लूँ या फिर ये 20 मानूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये मैं समझाने जा रहा था ना। देखो परिकेंद्र का मतलब ये देखो, एक बार समझिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा करेक्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि ये संख्या इधर उधर हो जाती है तो समझने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। यदि आपको ये बीच का एंगल दे रखा होगा और बाहर का एंगल ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर ये दे रखा होगा और ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तब आप कैसे ज्ञात करोगे। हमेशा ये एंगल ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एंगल दे रखा होगा इसका आधा ये होगा, जो यहाँ पे एंगल दे रखा, यहाँ पे ये दे रखा हो ये ज्ञात करना हो, या फिर ये दे रखा हो और ये ज्ञात करना हो। यदि ये दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसका 2 गुना करोगे तो आपको ये एंगल प्राप्त हो जाएगा, इसका 2 गुना करोगे तो ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये दे रखा हो और ये ज्ञात करना हो, तब आप क्या करोगे, तो ये जो दे रखा हो उसका 2 गुना ये होगा। ठीक इसी तरीके से ये ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, ये आपको ज्ञात करना है और ये आपको दे रखा है तो इसका ये आप क्या करोगे, आधा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा और 2 गुना करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको लिखवा लेता हूँ, यहाँ पे ये देख लेना आपको, ए ओ बी ये मैंने लिखवा लिया, ए ओ बी। अब कौन सा कौन छूटा, ये छूटा, तो यहाँ पे ए सी बी ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लिख लेते हैं बी ओ सी, कौन बी ओ सी। अब बी ओ सी ये लिया, बी ओ सी तो इसके जस्ट सामने वाला कौन सा है, ए है, तो अब हम इसको लेते हैं बी ए सी, तो बी ए सी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कौन बी ए सी ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये देखिए ए ओ सी, इसको लीजिए ए ओ सी, ये कोण हमें ज्ञात करना है और हमें दे रखा होगा ए हमने क्या लिया, ए ओ सी, तो ए ओ सी तो हमारे पास ये बचा, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए बी सी, तो ए बी सी ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए, यदि आपको ए ओ बी ये आपको ज्ञात करना है, ए ओ बी ये आपको ज्ञात करना है, तो ये आपको दिया हुआ होगा, तो आप इसका आधा करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। या फिर आपको ये दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, इसका 2 गुना करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको ये लिखवाया। यदि आपको ए ओ बी ये आपको दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना करोगे तो आपको ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बी ओ सी ये आपको ज्ञात करना है, बी ओ सी ये आपको दे रखा होगा,
ये आपको दे रखा होगा और आपको ये ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यदि ये दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको ये एंगल दे रखा है 10 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 सेमी हो जाएगा। यदि ये 10 सेमी दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेमी, जस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। आपको यहाँ पे एग्जाम में यही बात ध्यान रखनी है कि जो केंद्र पे जो एंगल बनेगा, केंद्र पे एंगल बनेगा वो शीर्ष पे एंगल बनेगा उसका आधा होगा। केंद्र पे बनेगा वो एंगल शीर्ष पे बने कोणों का आधा होगा, और शीर्ष का एंगल ज्ञात करना है तो केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होगा। शीर्ष का एंगल हमें ज्ञात करना है तो केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होगा। शीर्ष का एंगल ज्ञात करने के लिए केंद्र के एंगल का 2 गुना होगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको ये लिखवा लेता हूँ कि शीर्ष का एंगल ज्ञात करने के लिए केंद्र का एंगल दे दिया होगा। ये आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको केंद्र का एंगल दिया हुआ है और शीर्ष का ज्ञात करना है तो केंद्र के एंगल का 2 गुना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि केंद्र के एंगल का 2 गुना, केंद्र के कोण का 2 गुना, शीर्ष का कोण। यदि आपको शीर्ष का कोण ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, केंद्र के कोण का 2 गुना करोगे। देखो सटीक ट्रिक ये है कि आपको शीर्ष का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे ये शीर्ष हो गया और ये शीर्ष हो गया और ये शीर्ष हो गया। शीर्ष का कोण ज्ञात करना है तो आप केंद्र के कोण का 2 गुना करोगे, केंद्र के कोण का 2 गुना करोगे। हमें ये शीर्ष का कोण ज्ञात करना था तो यहाँ पे ये केंद्र का कोण दे रखा था तो इसका 2 गुना किया तो मुझे ये कोण प्राप्त हो गया। अब इसका 2 गुना करोगे तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा, इसका 2 गुना करोगे तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका 2 गुना करोगे तो ये कोण प्राप्त हुआ, इसका 2 गुना करोगे तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा, और इसका 2 गुना करोगे तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, परिकेंद्र में आपको ये बात याद रखनी है। समझ में आ गया? अब हम अंत केंद्र की बात कर लेते हैं, अंत केंद्र की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अंत केंद्र क्या होता है? अब परिकेंद्र की चर्चा कर ली, अब अंत केंद्र। अंत केंद्र में जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। अंत केंद्र में जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, इससे शॉर्टकट तरीका आपको नहीं मिल सकता है। मैं कोण ज्ञात करने के लिए भी बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे सोल्व करना है। यदि आपको केंद्र के कोण दे दिए हो और शीर्ष के कोण ज्ञात करने तब आप क्या करोगे, और शीर्ष के कोण यदि केंद्र के कोण ज्ञात करने हो, शीर्ष के ज्ञात दे दिए हो तब क्या करना है, वो सब दोनों तरीके बता रहा हूँ। ये कोण ज्ञात करना है तब ये भी तरीका है, और ये कोण ज्ञात करना है तब भी। यदि आपको ये कोण ज्ञात करना है तो आप इसका आधा कर लो तो आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अंत केंद्र के बारे में देखिए। अंत केंद्र में जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। अंत केंद्र क्या होता है, तो अंत केंद्र में जो अंत केंद्र देखने के लिए जो सर्कल बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। और अंत केंद्र की क्या परिभाषा होती है, तो अंत केंद्र की करेक्ट परिभाषा यह होती है कि किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंत केंद्र कहलाता है। कोणों के अर्धकों का, कोणों के अर्धक मतलब कोणों के अर्धक करने हैं। जैसे इस कोण के अर्धक करो, जैसे ये एंगल बनेगा कैसे, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ABC नाम दे दिया था मैंने, यहाँ पे PQR नाम दे देता हूँ। यहाँ पे इसका एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा और इसका एंगल ये रहा। तो इन कोणों के आधा करो, यहाँ पे कोणों का आधा करेंगे तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ये कोणों का आधा किया, इस कोण का आधा करो तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, और इस कोण का आधा करो तो ये मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये केंद्रक बनेगा। अब यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो अंत केंद्र में सर्कल त्रिभुज के अंदर बनता है, तो त्रिभुज के अंदर में इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा। यह समान माप का सर्कल बनेगा। वाह, ये देख लेना, ये इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से गुजरेगा। आकृति टेढ़ी मेढ़ी बनी है लेकिन आप समझ लेना, यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से ये सर्कल बनेगा, ये इस तरीके से ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको
एंगल ज्ञात करने। देखो हमें प्रश्न पूछा जाएगा, एंगल के बारे में ही पूछा जाएगा, हम सीधे एंगल पे चर्चा करते हैं। आपको एंगल ज्ञात करना है, तब आप कैसे ज्ञात करोगे? तो एंगल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ जैसे DEF, ये मैं नाम दे देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा और ये दे दिया जाएगा, या फिर ये ज्ञात करना पड़ेगा और ये दे दिया जाएगा। तो आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा लेता हूँ कि कोण QOR ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसके जस्ट सामने वाला कोण ये कोण, तो इस कोण का आधा करके इसमें 90 जोड़ दो, तो आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट थोड़ा लिख ही लेता हूँ। जैसे आपको QOR ये कोण आपको ज्ञात करना है, कोण QOR ये ज्ञात करना है, तो QOR इसके जस्ट सामने वाला कोण ये रहा, तो इस कोण का हमें आधा करना पड़ेगा। तो कोण P का आधा करो और उसमें 90 जोड़ दो, तो आपको ये एंगल प्राप्त हो जाएगा, ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? यदि आपको QOR ये कोण आपको ज्ञात करना है और ये कोण आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस कोण का आधा करोगे और उसमें 90 जोड़ दोगे, तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये यदि 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो 30 का आधा करो 15 और 15 में 90 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 15 में 90 जोड़ोगे तो ये 105, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये 105 डिग्री का कोण होगा। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, यदि POR ये कोण हमें ज्ञात करना है, POR, तो कोण POR ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? POR के जस्ट सामने वाला कोण ये Q, तो इस Q का आधा करेंगे, कोण Q का आधा करो और उसमें 90 जोड़ दो, तो आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा, ये कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, यदि POR ये कोण ये तो हमने देख लिया POR ज्ञात करने के लिए। अब POQ, तो कोण POQ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कोण PO और Q, कोण POQ ये ज्ञात करना है, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा? R है, तो कोण R का आधा करो और उसमें 90 जोड़ दो, तो ये कौन सा? ये आपको POQ ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोण प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? इस कोण का आधा करोगे, तब आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। देखो इन क्लासों को, ये बेसिक की क्लास है, इनको ध्यानपूर्वक समझना। यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक नहीं समझ रखा है तो आगे सवाल नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गया? ये कुछ मोटी मोटी चर्चाएं थी। अब हम यदि ये अंतःकेंद्र के कोण के बारे में चर्चा कर ली। कई बार क्या होता है कि सवाल एग्जाम में आपको त्रिज्या निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का परिमाप इंटू 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का परिमाप इंटू 2। देखो ये तो छोटी छोटी बातें जो ये फॉर्मूले होते हैं वो हम कल की क्लास में और पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ लागू होते हैं। और एंगल के बारे में तो मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया, और त्रिभुजों के बारे में लगभग हम चर्चा कर चुके हैं कि आपको त्रिभुजों में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब हमने इसमें कोई बाकी नहीं छोड़ा है कि आपको एंगल निकालने नहीं आए। आपको केंद्र के एंगल निकालने भी मैंने बता दिया, और शीर्षों के एंगल कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और बहिष्कोण कैसे ज्ञात करते हैं तो वो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, फिर कल मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।